Joining me Smriti Irani ji, Union Minister for Women and Child Development and Minority Affairs. स्मृति जी, आज हम डेवॉस में खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था, एक टारगेट भी रखा था कि हम भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। आज जब आप डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है, तो क्या भारत की ये कहानी इंडिया स्टोरी जो है बाकी दुनिया कैसे देख रही है? हिंदुस्तान देश भर में एक चर्चा तो है ही, लेकिन यहाँ पे डावोस में जहाँ विश्व भर की सरकारें आती हैं, विश्व भर के इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती हैं, सबके बीच में एक ही चर्चा है, एक हिंदुस्तान का पोटेंशियल, हमारा स्किल फोर्स को लेके। वर्क फोर्स बहुत लोग कहते हैं, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड की, काबिलियत की दृष्टि से देखें तो हमारा स्किल फोर्स क्या है। 700 मिलियन हमारे देशवासी लिटरेट हैं, मतलब पढ़ लिख लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, जिसमें से 600 मिलियन हमारी वर्कफोर्स का हिस्सा है। इसमें आज अगर आप बाकी देशों के नजरिए से देखें तो हिंदुस्तान की क्या क्या उपलब्धि रही। एक चर्चा रही कोविड से पहले कि क्या हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार जनता जनार्दन तक जो जरूरत की चीजें हैं लॉकडाउन की स्थिति में पहुंचा सकती हैं। ये हमने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि 80 करोड़ नागरिकों को सतत 28 से 30 महीने तक घर तक राशन पहुंचाना मुफ्त में। जब देश कई वेस्टर्न वर्ल्ड में चिट पर लिख रहे थे किसको क्या वैक्सीन मिली है, हिंदुस्तान ने कोविन करके एक एप्लीकेशन बनाया, हर हिंदुस्तानी ने उसको अपनाया और 200 करोड़ से ज्यादा डोजेस मुफ्त में हमारी सरकार ने मुहैया कराया। एक तरफ सरकार ने सामाजिक अपने दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन साथ ही साथ रिफॉर्म का एजेंडा समाप्त नहीं हुआ, रुक नहीं गया। आज विश्व भर में सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का जो मिशन है वो हिंदुस्तान ने प्रस्तावित किया है। प्रधानमंत्री ने 2 हफ्ते पहले ही अपने कैबिनेट में ये निर्णय लिया। ग्रीन ग्रोथ जिसे कहते हैं और सस्टेनेबल एनर्जी जिसे कहते हैं, वो विश्व के पटल पे भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि की दृष्टि से देखा जा रहा है। साथ ही भारत में आर्थिक नए आयामों को कहीं ना कहीं परिपक्व करने की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन स्मृति जी, विपक्ष का ये कहना है कि आप ग्रीन एनर्जी की बात करेंगे लेकिन पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। आप कह रही हैं कि रिफॉर्म्स छोड़ा नहीं। वहां विपक्ष के कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू कर दी है और इसे आरबीआई ने भी कहा है और पुराने विशेषज्ञ जो है, जो कांग्रेस के समय भी रहते थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया जी, उन्होंने भी कहा है कि ये बैंकरप्ट कर देंगे। तो एक तरफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये ओल्ड पेंशन स्कीम और ये जो मुफ्त का राशन है ये भी चलता जा रहा है। कोविड हालांकि अब खत्म हो गया है, तो क्या ये रेवड़ियों का जो कल्चर है ये किसी न किसी तरीके से चल रहा है? मुझे लगता है कि 2-3 सवालों को आपने एक ही सवाल में मिश्रित किया है। सबसे पहले तो चलें ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें। साधारण नागरिक को पहले तो कहीं ना कहीं अपनी वार्ता के माध्यम से बतलाना पड़ेगा ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में क्या फर्क है। नाविका जी, आप भी कामकाजी महिला हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोविडेंट फंड में आपका योगदान होता है, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत शायद आपकी कंपनी भी योगदान करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जितना आप अपनी लास्ट सर्विस में, कोई भी जो अफसर है लास्ट सर्विस में जितनी भी उनकी आय थी उसका 50% उनको पेंशन में मिलता था। जो नई पेंशन स्कीम है उसके अंतर्गत जो सरकार ने प्रस्तावना की, और ये भी ध्यान रखें ये प्रस्तावना ऑफिसर्स के माध्यम से ही आई, ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कहा मुझे ये करना है तो मैं अकेले कर डालूं। ये ऑफिसर्स ने भी देखा कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिसमें आर्थिक कहीं ना कहीं समृद्धि की दृष्टि से, टैक्स पेयर के पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करने की दृष्टि से हम एक पेंशन स्कीम लाएं जो ऑफिसर्स का भी संरक्षण करे और ट्रेजरी के, मतलब जनता के पैसे का भी संरक्षण करे।